लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद अब आपको इस तरीके सर कौन सी भर्ती के अंदर आपने बताया पुलिस भर्ती के अंदर जिक्र किया क्या कुछ? मैं मंत्री था उस वक्त आरएस का रिजल्ट आया। हाँ, आप तमाम उनसे जुड़े हुए छात्रों से पूछ लो, अधिकारियों से पूछ लो, सरकार के अंदर कैबिनेट से पूछ लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो, उस समय मैंने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। एमपी था उस वक्त, हेडमास्टर की भर्ती के अंदर और कांस्टेबल की भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, एमएलए रहूं या नहीं रहूं, मैं रहूं या नहीं रहूं व्यक्तिगत तौर के ऊपर, पर यह हक संविधान ने हमें दिया है और यह हमको मिलना चाहिए और मिलेगा। सर अभी जो आपने बयान सुना ये पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का बयान है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था और पूछा कमेंट्स करके कि आरक्षण संशोधन में जिस तरीके से जब हरीश चौधरी मंत्री थे उस वक्त उन्होंने इस मामले को क्यों नहीं उठाया, अब इस पूरे मामले को क्यों उठा रहे हैं। तो यही सवाल मैंने आज पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से पूछा। सुनिए सबसे पहले उनका पूरा जवाब क्या कुछ था। लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद अब आपको इस तरीके सर कौन सी भर्ती के अंदर आपने बताया पुलिस भर्ती के अंदर जिक्र किया क्या कुछ? मैं मंत्री था उस वक्त आरएस का रिजल्ट आया। हाँ, आप तमाम उनसे जुड़े हुए छात्रों से पूछ लो, अधिकारियों से पूछ लो, सरकार के अंदर कैबिनेट से पूछ लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो, उस समय मैंने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। एमपी था उस वक्त, हेडमास्टर की भर्ती के अंदर और कांस्टेबल की भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, एमएलए रहूं या नहीं रहूं, मैं रहूं या नहीं रहूं व्यक्तिगत तौर के ऊपर, पर यह हक संविधान ने हमें दिया है और यह हमको मिलना चाहिए और मिलेगा। सर कुल मिलाकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपनी ही सरकार के खिलाफ ओबीसी आरक्षण संशोधन को लेकर जो ओबीसी के पुरुष कोटे के जो युवाओं को नुकसान हो रहा है उसको लेकर आर पार की लड़ाई का आज आगाज कर दिया। अब देखिए कि किस तरीके से कुछ दिन पहले ही इस मामले को लेकर हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर कहा था कि मैं सीएम गहलोत से मिल गया, लेकिन कार्मिक विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो कि इस संशोधन को वापस, इस प्रारूप को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझे इस प्रारूप को वापस लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा तो मैं उतरूंगा। और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी 2-3 बार मुलाकात हुई। तमाम तरीके से हर लेवल पर हरीश चौधरी ने अपनी बात रखी और आज जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण संशोधन को लेकर जो ओबीसी के जो नेता है वो तमाम तरीके के युवाओं के साथ में, उनके साथ में जिस तरीके से उनका ये कहना है कि उनके युवाओं का हक मारा जा रहा है और उसी को लेकर आज पहली बार हजारों की तादाद में, चाहे वो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी हो, कर्नल सोनाराम चौधरी हो या आरएलपी के नेता उम्मीदवार बेनीवाल हो या जिला प्रमुख हो या कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष फतेह खान हो या डाबूराम चौधरी हो, तमाम तरीके के नेता हजारों युवाओं की अगुवाई करते नजर आए और सीधे तौर पर अब आने वाले दिनों में सरकार को चैलेंज कर दिया है। क्या कुछ पूरे इस पूरे मामले को लेकर हरीश चौधरी ने कहा? सबसे पहले ओबीसी की विसंगतियों के कारण ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले दिनों जो भर्ती की परीक्षा का परिणाम आया उसमें कई भर्ती के अंदर शून्य भर्ती। इस बैकग्राउंड के कारण हम लोगों की दो मुख्य मांग है। पहली, 2018 के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करा हुआ है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। वो 2018 का सर्कुलर विड्रॉ हुई और महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हर वर्ग SC, ST, OBC, EWS में अनुपात के तौर पर 12.5% वो आरक्षण रहना चाहिए, जिससे भूतपूर्व सैनिकों का भी हक और अधिकार रहे और OBC वर्ग के छात्रों का भी हक और अधिकार रहे। दूसरी हम लोगों की मांग है कि रोस्टर सही किया जाए। 1907 के पहले जो भर्ती हुई उस वक्त कोई आरक्षण नहीं था, तो वो गैर आरक्षित श्रेणी में डाला जाए। जो बाकी बचा हुआ है 21% और SC, ST और EWS के, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। हर कोई जो जानकार है उसको अच्छी तरह से पता है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सबरवाल जजमेंट जो हम कहते हैं, उसके बाद के अंदर जो मेरिट के अंदर आएगा और वो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो उसको उसके अंदर लिया जाए। तो दो तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है
और दूसरी जो गलत एक्स सर्विसमैन का राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था कर रखी है, जो दूसरे प्रदेशों में नहीं है, उस तरह से हमारे यहाँ मिलनी चाहिए। आप सर 2 बार सीएम गहलोत से भी मिले, उसके बाद में भी आपने कार्मिक विभाग से भी मुलाकात की। क्या लगता है कहाँ पेच फंस गया है जिसलिए सरकार इस जो आपने बताया कि जो प्रारूप है उसको वापस नहीं ले जी 2018 तक? ये लंबी लड़ाई है, सिर्फ 2018 का परिपत्र और रोस्टर तक की लड़ाई नहीं। असली लड़ाई के अंदर हम लोग जब अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के बाद जातिगत अनुपात के अंदर आरक्षण मिले, वो अंतिम लड़ाई है। और वो अंतिम लड़ाई से पहले ये 2 युद्ध हमें लड़ने हैं और वो अंतिम युद्ध रहेगा। तो ये लंबी लड़ाई 1-2 मुलाकातों से नहीं होगी। मेरा तो मैंने आज भी निवेदन किया नौजवानों के कि मेरे जिंदा रहते हुए ये अंतिम लड़ाई हम लोग कैसे जीते, इसका वादा अपने आप से करो। सर ऐसा लोगों का आरोप है कि आप जब मंत्री थे तब आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया और उसके बाद अब आपको इस तरीके, सर कौन सी भर्ती के अंदर आपने बताया पुलिस भर्ती के अंदर जिक्र किया, क्या कुछ? मैं मंत्री था उस वक्त, आरएस का रिजल्ट आया। हाँ, आप तमाम उनसे जुड़े हुए छात्रों से पूछ लो, अधिकारियों से पूछ लो, सरकार के अंदर कैबिनेट से पूछ लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो, उस समय मैंने लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। एमपी था उस वक्त, हेडमास्टर की भर्ती के अंदर और कांस्टेबल की भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, एमएलए रहूं या नहीं रहूं, मैं रहूं या नहीं रहूं व्यक्तिगत तौर के ऊपर, पर यह हक संविधान ने हमें दिया है और यह हमको मिलना चाहिए और मिलेगा। सर 4 साल बाद क्यों, मतलब कौन सी भर्ती आई जिसके अंदर आपको लगा कि यार इसके साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उस बात का आप अभी अपने भाषण में भी जिक्र कर रहे हैं? ये 4 साल बाद क्यों? 2 साल कोरोना के कारण किसी भी भर्ती का नतीजा नहीं। योगेश यादव जो खुद टॉपर था पुलिस भर्ती के अंदर, 5000 पद और टॉपर होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं। उसके साथ जो तमाम नौजवान आए उनसे मैंने यही सवाल किया। अच्छा, आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि ओबीसी वर्ग के छात्रों को हम लोग ये बात कैसे उन तक पहुंचाएं, ये भी हम लोगों का संघर्ष है। सिर्फ सरकार से ये फैसले बदलाने का ही नहीं, हमारे वर्ग के अंदर भी ये जन जागृति को कैसे हम लोग करें, ये भी हम लोगों के सामने चुनौती। क्या लग रहा है सर, लोग समझ नहीं पा रहे, नेता या विधायक या मंत्री इस बात को लेकर जो पेच है उसको समझाने में भी दिक्कत आ रही है? नहीं, हम लोग समझाने में लगे हुए हैं और समझेंगे। लोकतंत्र के अंदर कोई बहुमत को नज़रअंदाज कर सकता है? साफ उसका उत्तर नहीं। अगला कदम क्या है? नहीं, अगला कदम इसे प्राप्त करेंगे। मंच द्वारा बोला गया ना, ये तो प्राप्त करेंगे ही। और ईवीएम की जो मशीन के अंदर दबाने से पहले प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।